हाँ जी। शांति शांति। गुड इवनिंग सर। शांत शांत भाई शांत। धीरे 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 चिल्लाओ। लिंक सर, एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी। एक आध एक्स्ट्रा क्लास करेंगे भाई रात में। मैं वेट कर रहा था गला थोड़ा ठीक हो जाए, तो एक क्लास में जब बोल आते हैं तब तो फिर बराबर हो जाता है। हाँ जी। सर आज मत करना। आज नहीं करेंगे। पुर्दा की क्लास होती क्या? नो सर, कल एग्जाम, स्कूल में एग्जाम है तो उसकी तैयारी करनी है। समर वेकेशन होगा अभी तो। सर 1 जून से है। अच्छा अच्छा। और पुरुषोत्तम सर की क्लास कब होती है? बोकारो वालों। 4 बजे से। 4 बजे। नहीं, अच्छा 4 बजे। एक दिन शाम को भी होती है, रात में 9 बजे भी होती है किसी दिन। होती है कि कभी कभी होती है वो? सर रात में ऑर्गेनिक की सर होती थी आजकल लेकिन नहीं होती अब। आजकल नहीं होने तो फिर ठीक है, आजकल में ही लगा दे। एक एक कल, कल या तो रात में कर देंगे। हाँ। अच्छा, ये ऐसे 4-5 रास्ते बने थे नहीं? अच्छा, डीपीपी मिल गया सबको क्या? कोई ऐसा भी है नालायक जो अभी भी किसी केटी बैच 3 केटी बैच 2 किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? चलिए, सभी लोग ग्रुप में रहो, क्योंकि मैं पर्सनल वाले डीपीपी उसी में भेज रहा हूँ, पर्सनल ग्रुप में। ऑफिशियल ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में फिर बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी जुड़े हुए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से, ये तो डीपीपी हमारे पास है नहीं, ये कहाँ से आ गया ये वो। तो वो मैं अपना अपने ही बना रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ। ठीक है ना? उसमें भी अगर कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत झंझटबाजी, छोड़ दो ना। अगर 12 सवाल है उसमें से 10 भी कर रहे हो यार, तो कुछ तो सीख ही रहे हो। कोई सवाल ऐसा लग रहा है सर आपका सोल्यूशन देगा, ये तो बहुत ही लंबा जा रहा है, हाथ मारो, आइए। सर कुछ डाउट पूछना है क्या किसी को? सर लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करिएगा। 1 मिनट, क्या था देख लेते भाई। ये वाला? नो सर, इससे पीछे। इसके पहले था। हाँ, नो सर। ये वाला नहीं है। सर दो हाँ, सब। सेकंड पार्ट। हाँ इसका यस। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक चेंज कर रहे हैं वोल्टेज, तो मतलब कि सेकंड पार्ट में हीट लॉस करेंगे। तो अगर कैपेसिटर ऑलरेडी 5 वोल्ट पे है, तो इनिशियल चार्ज 10 माइक्रो कूलम का ऑलरेडी है, क्योंकि वोल्टेज 5, कैपेसिटेंस 2, 5 इंटू 2 10 हो गया। ऐसे ही फाइनल चार्ज अगर 10 वोल्ट चले गए और ये 2 का कैपेसिटर है, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 20। अभी 10 पहले से था और 20 बाद में हो रहा है, इसका मतलब है कितना चार्ज फ्लो होगा 10। 10 से 20 बनाने के लिए। तो चार्ज फ्लोन हो गया 10, बैटरी है 10 का, ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। करेक्ट है क्या? माइनस डेल्टा यू कर रहे हैं, हाफ सी, बाद में वोल्टेज 10 है, माइनस हाफ सी, पहले वाला वोल्टेज 5 है, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस कर दिया।
अच्छा नहीं आंसर ना, मुझे लगा इसमें कुछ 25 लिखना है। डरा दिए तुम तो। हाँ अच्छा, ऐसे बोले 25 आएगा सर 20, कहाँ 25? मुझे लगा इसको बोल रहा है कि सर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है हो गया ना, सर यही था आप। हाँ वही तो, मुझे लगा नहीं कि मैंने कहा मास्क लगा कि बंदा आता था क्या अभी तक? फर्स्ट डे आए हैं, क्या नाम है? फैज। तो इसमें अटेंड कर रहे थे क्या, टीवी में? अच्छा पहली बार ही आए हैं, वाह। चलिए, तो इससे पहले वाला कुछ पढ़ा हुआ है आपने? तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना? इन लोगों पे मत जाना, ये नालायक हैं साले सब। फैज कहेगा कि सर ये लोग भी तो कोई पढ़े लिखे लग नहीं रहे इतने दिन से पढ़ा रहे हो कुछ तो है। अच्छा ठीक है, नहीं अब लायक हो जाओगे। हाँ वेरी गुड। देखिए लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सवाल। ये दिया था क्या मैंने? नहीं ये पहली बार। बहुत फटाफट, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वो जो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट वाला सवाल किया वही वाला पार्ट है ये। टाइम टेबल बनाए हो कि नहीं? सब लोग बना रहे हो टाइम टेबल की नहीं है? क्या हाँ तो यही लाइफ है भाई कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं, बोला मैंने। पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम टेबल तो बदल सकते हैं ना अपने हिसाब से। अरे ज्यादा पढ़ने का मन है, ज्यादा देर का बना लो। आज लग रहा तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा कम बना लो, यही तो मजा है। हाँ तो ब्राइटनेस कुछ अभी नहीं ज्यादा हुआ ही है। ऑफलाइन। अभी आज आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, बताता हूँ। जो हमारा माई क्लासरूम के COO है, मोहित गोयल। देयर इज अ गाय मोहित गोयल, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ माई क्लासरूम। ही इज हियर टुडे, अभी ही इज कमिंग टू दिस सेंटर। तो वहां पे हैं, अभी आ रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है मुलाकात हो जाएगी। तो क्या कर देना है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है समझिए ना। तो बोलेंगे बच्चों कोई प्रॉब्लम, भाई नीट का टेस्ट ऑफलाइन कर दो, है कि नहीं? ये कह सकते हो। तो मैंने इंटरनल खबर, ऐसे ऐसे ऑफ गार्ड नहीं हो जाना कि अरे कोई आ गया अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो नहीं, ये कोई अचानक घर में मेहमान आ जाते तो हम लोग किनारे बैठ जाते हैं फिर पिताजी बोले इधर आओ, देखो अंकल हैं, हेलो बोलो, हेलो। ठीक है, हाँ हाँ वो तो COO उनका काम ही यही है। अभी आ रहे होंगे मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में आएंगे। आना तो चाहिए, हम लोग ने बोला यहाँ आ जाओ, बच्चे हैं मिल लो। और ठीक है, समझ गए क्या? हाँ बाकी मेरा जिंदाबाद करना बाद में। नहीं भैया ये देखो, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, हो सकता है वो 5-10 मिनट उनको भी बात करने में लगे आपको। देखो ये कैपेसिटेंस C का है और बैटरी V का लगा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले। लिखा है कि स्विच S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड। डायग्राम क्या बोल रहा है? हाँ मतलब कहानी तब स्टार्ट होगी, ये सवाल तब स्टार्ट होगा जब S1 को ओपन कर देंगे और S2 क्लोज करेंगे। लेकिन शुरुआत में क्या था? अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बैटरी चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को? बताओ, आप बोल सकते हैं V या 2V इनिशियली। अभी इस डायग्राम में कौन चार्ज कर रहा है? V कर रहा है, करेक्ट। और इस बैटरी के हिसाब से कौन सा कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, राइट वाला नेगेटिव है, और ये CV चार्ज है इस कैपेसिटर। समझ गए CV क्यों लिखा? बैटरी अगर V का है तो कितना वोल्टेज दे देगा? V दे देगा, तो V वोल्टेज से कैपेसिटर को मिलेगा CV चार्ज। ठीक, ये है अभी की कहानी, मतलब दिस चार्ज इज ऑलरेडी देयर ऑन द कैपेसिटर, और अभी सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो S1 ओपन कर दो। S1 अगर ओपन कर देंगे तो ऊपर का सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी ऊपर का बैटरी हमारे काम का नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। लेकिन जो चार्ज दे दिया वो वापस नहीं आ सकता, वो रहेगा कैपेसिटर पे। मतलब ऐसे हो गया, टंकी भर दी और तुमने स्विच ऑफ कर दिया, तो मोटर लगी या नहीं लगी इससे क्या फर्क पड़ रहा? मोटर ने पानी भेज दिया और तुमने स्विच ऑफ कर दिया, उसको हटा दिया मोटर को, तो जो पानी चला गया वो वापस मोटर पे जाएगा क्या?
वो भरा हुआ है, कितना है CV। फिर हम S2 जैसे क्लोज करेंगे तो नीचे वाला बैटरी कनेक्शन में आ जाएगा। तो मैं अब यही वाला अगर सिचुएशन देखूं तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस बैटरी इज नाउ कनेक्टेड, बैटरी 2V की है, कैपेसिटर C का है, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, CV चार्ज ऑलरेडी है, इसको बोला इनिशियल। अब बताओ 2V वाला बैटरी से जब कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो कितना चार्ज कैपेसिटर पे फाइनली होना चाहिए, 2CV होना चाहिए। कौन सा प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, अभी भी लेफ्ट वाला पॉजिटिव राइट वाला नेगेटिव, चार्ज होना चाहिए 2CV। एक कैपेसिटर जिसमें CV चार्ज ऑलरेडी है उसके प्लेट को चार्ज बढ़ा के 2CV कर रहे हैं, तो कितना चार्ज भेजना पड़ेगा, तो चार्ज फ्लोन इज 2CV फाइनल हो गया। और पहले से कितना है, समझ गए ना, पहले मान लो 5 कूलम था, मैंने बढ़ा के 8 कूलम करना है, तो जाएगा तो 3 ही ना, जो डिफरेंस है वो भेज दो। तो यहां पे लिख दिया CV चार्ज फ्लो किया। हम ये चार्ज फ्लो क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो बैटरी के रास्ते से चार्ज फ्लो करता है उसी से बैटरी का वर्क डन आता है। सवाल क्या पूछा है, हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वर्क डन माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी के लिए हमने चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी लिखा। हाँ अच्छा भाई तुम आज अलग टाइप से आज जवाब दे रहे हो। चार्ज गया CV और बैटरी का वोल्टेज क्या है, हाँ कैसे पता रहता है, फोटो देख के पता चल जाता है। देख पा रहे हो फोटो, कितना वोल्टेज है बैटरी का, तो 2V लिख दो ना यार। माइनस कैपेसिटर पहले कितने वोल्टेज पे था, नहीं आप सवाल नहीं सुन रहे, कितने वोल्टेज पे था, V पे, बाद में कितने वोल्टेज पे आ गया, तो हाफ C फाइनल माइनस, समझ गए क्या। आपने देखा मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो एक बात 2-3 बार इंश्योर करी, मैंने आपसे पूछा कि इनिशियली कौन सा प्लेट पॉजिटिव है, बाद में भी पूछा कि बाद में कौन सा प्लेट पॉजिटिव है। ऐसा क्यों पूछा, मान लो ऊपर वाला बैटरी उल्टा लगा होता तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव होता, राइट वाला, और लेफ्ट वाला कैसा होता, मतलब जिस प्लेट पर नेगेटिव CV चार्ज होता नीचे वाले बैटरी पे उसकी वजह से +2 CV चार्ज हो रहा होता, तो फिर कितना चार्ज फ्लो करते। एक प्लेट जो -CV पे है उसका चार्ज बदल के +2 CV करना है, तो कितना चार्ज भेजना पड़ेगा, 3CV 3CV भेजना पड़ता। तो चार्ज में डिफरेंस आता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा वो बदल जाता, समझ गए। तो अगर कोई बोलते बैटरी रिवर्स कर दे तो भी आंसर सेम आएगा क्या, ये पार्ट सेम फिर भी आएगा देखो, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर में कौन सा प्लेट कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। ये हाफ C, जब वोल्टेज V है तो हाफ CV स्क्वायर, वोल्टेज 2V हो गया तो हाफ C 2V स्क्वायर हो गया। तो ये वाला ब्रैकेट में चेंज नहीं होता, ये ब्रैकेट बदल जाता। आंसर है ये 2CV स्क्वायर है और ये 4 - 1 है, यानी 3/2 CV स्क्वायर है। ठीक है, बट जब नोट्स में इसको लिखोगे तो इस सवाल को आप खुद सॉल्व करना, सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है, एक बार खुद करके देखना। 1-2 हीट के सवाल कर लिए, ज्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ही कम है। हमारे पास इस चैप्टर में कौन से 3 सवाल आने का चांस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड, हाँ ये वाला जो ज्यादा पूछते हैं। तो 3 मैं बताता हूं। एक तो ये जो है कि कैपेसिटर इंटरकनेक्टेड वाले, यानी 2 कैपेसिटर आपस में जोड़ देंगे, वो वाले सवाल काफी पूछते हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम। दूसरे सवाल है कि वो जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसमें अलग अलग स्लैब भर देंगे, मतलब एक भरोगे तो K टाइम्स हो जाता है, याद आ गया, कैपेसिटर C हो जाता है KC। लेकिन अगर अलग अलग भर देंगे, ऊपर में K1 भर दिया, बीच में K2 भर दिया, नीचे K3 भर दिया, या सीरीज में भर दिया पैरेलल में, तो वो कॉम्बिनेशन अभी मैं सिखाऊंगा। उस तरह के सवाल भी सबसे ज्यादा पूछे गए, एक ये और एक वो। तीसरे तरह का क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटर में कोई चेंज करते हैं, चेंज मतलब बोलते हैं प्लेट के बीच का गैप इंक्रीज कर दिया तो नया एनर्जी बताओ, नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आज। हाँ ये तो ये हो गया स्लैब्स। और तीसरे वाले में चेंज इन कैपेसिटर,
ये 3 तरह के सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, मतलब अगर इन तीनों को अच्छे से करा तो चांसेस है कि इनमें से ही कोई सवाल आ जाएगा। लेकिन और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे भी सवाल बनते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनके ही आते हैं कि कैपेसिटर में कोई चेंज कर दिया, कैपेसिटर में स्लैब इंसर्ट कर दिया और फिर बैटरी लगा दी, या बैटरी लगा के स्लैब इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा। तो आज हम ये फर्स्ट एंड थर्ड केस करेंगे और ये स्लैब्स वाला केस नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इसको करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू। अच्छा, फोटो ऐसे ही है। ठीक है, देखना ध्यान से। एक कैपेसिटर C1 का है, उस पे चार्ज पहले से ही Q1 है और उसका वोल्टेज V1 है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, Q1 शुड बी इक्वल टू, इस कैपेसिटर का वोल्टेज V2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q2 है, तो Q2 इक्वल टू C2V2। ये कैपेसिटर अलग, पोटेंशियल डिफरेंस का ये अलग है। ये कहानी हम एक बार पहले कर चुके हैं। एक स्फीयर वहां रखा था, R1 रेडियस का, चार्ज Q1 था। एक स्फीयर इधर रखा था, R2 रेडियस का, चार्ज Q2 था, और लंबे वायर से दोनों को जोड़ दिया था। आपने बोला एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज जाएगा, क्यों? पोटेंशियल अलग अलग है, तो चार्ज कहां से कहां तक चलता है? पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज कब तक चलता है? अब एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां से उसके पॉजिटिव प्लेट से दूसरे लोअर पोटेंशियल डिफरेंस के कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो करेगा। कब तक? सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए? पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। जैसे अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V है, इसके दो प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V है, तो इसके दो प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी V होगा। जैसे एक कैपेसिटर को मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को मैंने 5 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया, और फिर दोनों को बैटरी से हटा दिया और आपस में ही जोड़ दिया, तो 10 वोल्ट वाला कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के 5 वोल्ट वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज जाएगा, और तब तक जाता रहेगा। 10 वोल्ट से चार्ज निकलेगा तो 10 वोल्ट वाले का वोल्टेज, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, चार्ज डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल से, समझ गए ना? तो वो 10 से 9, 8 ऐसे चलेगा, और ये 5 से इंक्रीज करेगा। हो सकता है बीच में कोई ऐसा पॉइंट आए जहां दोनों, मान लो 7.8 पे दोनों मीट कर गए। इसमें अभी जो सिचुएशन है उसको ध्यान दो, तो आपको दिखेगा पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया, यानी कि प्लेट्स ऑफ सिमिलर पोलैरिटी आर कनेक्टेड। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर फाइनल वोल्टेज इसका V हो जाए तो इस पे फाइनल चार्ज Q1 डैश का वैल्यू क्या होगा? बहुत अच्छे, Q2 डैश का वैल्यू। लेकिन हमको यह भी पता है कि अगर एक कैपेसिटर से चार्ज निकल के दूसरे में जाए तो जितना चार्ज एक का डिक्रीज होएगा, क्योंकि चार्ज तो उगता नहीं। ये हमने कैपेसिटर में उसमें भी देखा था, स्फीयर में भी, यहां से चार्ज निकल के यहां चला गया। हमने बोला जितना दोनों का मिला के इनिशियल चार्ज था, तो याद है Q1 प्लस Q2 इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सेम कहानी है, बस वहां पे रेडियस के टर्म्स में, क्योंकि KQ/R मुझे फॉर्मूला बता, तो रेडियस के टर्म्स में आंसर लिख रहे थे, यहाँ पे C1 और C2 के टर्म्स में आंसर लिखेंगे। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 प्लस Q2 ये इनिशियल टोटल चार्ज, और Q1 डैश और Q2 डैश का सम इक्वल। यहां पे लिखा C1V1 प्लस C2V2, यहां लिखा C1V प्लस C2V। ये वो फाइनल चार्ज है जिसके बाद और चार्ज फ्लो नहीं होगा, अब खत्म हो गई कहानी। जितना चार्ज आना था चला गया, फाइनल वोल्टेज सेम हो गया। तो ये जो कॉमन वोल्टेज या फाइनल वोल्टेज है, इसका वैल्यू C1V1 C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन ये थी कि
दो कैपेसिटर्स के पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया, एक V1 का एक V2 का है। चार्ज कहां से कहां जाएगा? तो जब चार्ज हायर पोटेंशियल पे होगा तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी हायर ही होगी, और जब वो लोअर पोटेंशियल पे आएगा तो एक चार्ज मान लो हायर पोटेंशियल पे तो Q इंटू वी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर है, और उसी चार्ज को लोअर पोटेंशियल लग दो तो Q इंटू वी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो हायर एनर्जी से कम एनर्जी पे अगर जाओगे तो सिस्टम की एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगी। मतलब तुम कहोगे अगर इन दोनों की एनर्जी ऐड करे और बाद में जब दोनों के वोल्टेज सेम हो जाएंगे तब दोनों की एनर्जी ऐड करे तो बाद वाली टोटल एनर्जी हमेशा कम आती है। इसका मतलब इस सिस्टम में एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी लॉस, लेकिन एनर्जी लॉस कहां जाएगा? बहुत अच्छे। क्या यहां कोई बैटरी है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई स्प्रिंग है, कोई भी ऐसी चीज है कि भाई इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो गई? कोई और फॉर्म नहीं। तो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अब देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपको पहले भी कहीं देखा है। ये देखो, क्या कभी ऐसा कहीं किसी चैप्टर में देखा है आपने फॉर्मूला? है जी, रिड्यूस्ड मास जैसा। रिड्यूस्ड मास जब आया था, चैप्टर का नाम बोलो। तो वर्क एनर्जी पे, हाँ जी, वर्क एनर्जी पे। हाँ चैप्टर का नाम है एनर्जी। कुछ और बोलो, ये किस कॉन्सेप्ट में आया था, किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? सर मोमेंटम कंजर्व करे। एक बार एक कोलिजन पढ़ते थे, उसको बोलते थे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? एक टकराता था, मैक्सिमम हीट लॉस होता था। कैसा कोलिजन में? उसमें क्या होता था, मतलब पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है? हाँ, और कुछ बोलो। सबसे बढ़िया पहचान तो बोलो। हाँ बोलो। सर डिफॉर्म बॉडी एक साथ चलने लगते थे। हाँ, दो पार्टिकल टकरा के चिपक जाते थे, और चिपक के जब एक साथ चलते थे तो बोलते थे परफेक्टली। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उसी में होगा, टकरा के रीगेन करेंगे नहीं, चिपक के साथ ही चलेंगे। ऐसे में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता था। फॉर्मूला ऐसे ही था, मास की जगह मतलब हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। कुछ नहीं याद है तो थोड़ा याद करना, रिवाइज करना। यही आंसर था। यहां पे आप इसको देखो जरा, इसको, ये m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या बता रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये सेंटर ऑफ मास या चिपके हुए पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। वहां पे क्या होता था, पहला मास v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा, और दोनों टकरा के चिपक के बाद में दोनों सेम वेलोसिटी चल रही है। यहाँ पे पहला कैपेसिटर v1 वोल्टेज पे चल रहा है, दूसरा वाला, और दोनों टकरा के चिपक गए, दोनों का फाइनल वोल्टेज सेम हो गया, ये कॉमन वोल्टेज हो गया। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है। क्या हाफ एम बी स्क्वायर से मिलता जुलता नहीं लग रहा? सी की जगह कौन है? एम है, मतलब कि बिल्कुल सेम कहानी है। तो इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सेम कहानी थी। इसको मैंने बोला भी था आपको, ये मैजिकल फॉर्मूला बहुत चैप्टर में दिखेगा, ये एक बार और आगे आएगा। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो सारे सवालों को ही मैं ब्रेक कर देता हूं। 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला ये क्या हुआ? हाँ, पहला है फाइनल वोल्टेज बताओ, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास? C1 V1 प्लस अपॉन, ये C1 V1 क्या है? इनिशियल चार्ज है, यानी कि ये लल्लू छाप बात मत कर देना कि सर चार्ज दे दिया आपने, वोल्टेज रटा के भेज दिया, हम रोते रहे कि चार्ज आ गया, अब हम क्या करें? चार्ज आ गया तो चार्ज लिख लो ना, C1 V1 तो चार्ज ही होता है, समझे क्या? ऐसे बोल दिया, एक कैपेसिटर को चार्ज दिया 100 कूलम, दूसरे को दे दिया 50 कूलम, आपस में जोड़ दिया, तो तुम ऊपर टोटल चार्ज लिख दो ना भाई, ठीक है? हाँ, मैनेज करना। दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर।
ये सब आपको ही कंट्रोल करना है। मैं लिख देता हूं जिससे कि कोई भी बंदा मुझे ये ना कहे अरे सर बस यही नहीं आता मुझे। अगर मुझे एक कैपेसिटर जिसका फाइनल वोल्टेज पता चल जाए, उसका फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे? और दूसरे का बोलेंगे तो वी तो पता ही चल गया, समझ गए ना? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? ये वी वाला सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, उससे बाकी सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं हीट कितना बनेगा, तो हीट हो गया। और चौथा क्वेश्चन पूछते हैं फाइनल एनर्जी बचेगी कितनी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको सब हीट तो हमें पता चल गई, तो इनिशियल में से हीट हटा देंगे तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी, लेकिन हटाने की जरूरत नहीं। पहला वाला C1 वाला कैपेसिटर फाइनली कितने वोल्टेज पे है? V पे। और C2 वाला, तो C1 को कितनी एनर्जी बचेगी? हाँ, C1 V स्क्वायर। C2 के पास कितनी बचेगी? तो फिर टोटल एनर्जी फाइनल कितनी बचेगी? मतलब इसको सॉल्व करने के लिए भी V का आंसर निकालना पड़ेगा, इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए V का आंसर पहले निकालना पड़ेगा। ये बिना V के ही आ जाएगा, ये तो ऐसे आ रहा है कि भाई ये तो इनिशियल वोल्टेज से आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे, आपसे फटाफट हो जाएंगे। अब देखिए इस हेडिंग में मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बताओ। हाँ, अभी अभी हमने इंश्योर किया था कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड रहे, लेकिन अगर सवाल बदल दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया तो आपको बस जिसमें ज्यादा चार्ज है उसके हिसाब से चार्ज लेके चलना है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये V1 है, C1 V1 और इस पे। लेकिन अगर इसके पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो दोनों प्लेट मिला के टोटल चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 तो नहीं होगा, क्योंकि एक का चार्ज तो प्लस C1 V1 है लेकिन दूसरे का चार्ज, तो टोटल ऐड करो कितना हो गया? C1 V1 माइनस C2 V2 हो गया। कुछ समझे क्या? प्लस 10 की प्लेट को अगर माइनस 6 की प्लेट से ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज 16 होगा क्या? नहीं, क्या क्या बोला मैंने? प्लस 10 को माइनस 6 से अगर ऐड कनेक्ट कर देंगे तो 4 बोला था क्या? अच्छा, जो भी है, मैंने पहले क्या बोला था? प्लस 10 की प्लेट को माइनस 6 से हाँ ऐड कनेक्ट कर देंगे तो प्लस 4 बचेगा चार्ज, और प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे तो 16 होगा, तो 16 डिवाइड होगा वरना 4 डिवाइड होगा। लेकिन बाद में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रह सकते, ठीक है? मतलब कनेक्ट करने के बाद फाइनल जब दिखेगा तो ऐसा नहीं हो सकता सर फाइनल में भी एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ दिख रहा था, ऐसा नहीं होगा। तो या तो ये दोनों प्लेट पॉजिटिव होंगे या ये दोनों, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो दूसरे साइड वाले पॉजिटिव होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? जो नंबर ज्यादा दिखे वही ओवर, समझ गए ना? जैसे प्लस 10 को माइनस 6 से ऐड किया तो ये लेफ्ट साइड वाले प्लेट का टोटल चार्ज क्या हो गया? प्लस 4, यानी कि इनमें फाइनल चार्ज प्लस ही दिखेगा, समझे क्या? दूसरे साइड में माइनस 10 वाला प्लस 6 से ऐड हो रहा होगा, तो ये दोनों मिला के माइनस 4 है, तो ये दोनों प्लेट बाद में फाइनल नेगेटिव ही दिखेंगे, है ना? आवाज बड़ी अजीब आ रही है अभी भी ना। तो अभी जो फॉर्मूले लिखे वही दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन केवल साइन बदल दे रहा हूं। कॉमन वोल्टेज, आप बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं? हमने V2 की जगह क्या लगा दिया है? V2 की जगह क्या लगा दिया है? V1 को V1 रखा, V2 को क्या लिख दिया? कोशिश ये करना कि जो बड़ा नंबर है उसको प्लस लिखना, छोटे नंबर को माइनस लिखना। मतलब तुमने अगर ये लिख दिया आंसर माइनस आया तो दाएं बाएं देखो कोई देख नहीं रहा, माइनस हटा दो, समझ गए क्या? क्योंकि हमको कोई कैपेसिटर में नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव वोल्टेज नहीं पूछता। हमको कोई कहता है कि एक कैपेसिटर को बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 10 वोल्ट, तो वो एक साइड से देखोगे तो 10 है और दूसरे साइड से देखोगे तो वही माइनस 10 भी हो सकता है, समझ गए क्या? तुम हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो माइनस 10 हो जाएगा, लोअर से हायर जाओगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो इसमें कभी एक साइड माइनस भी आंसर होता है, दूसरी साइड प्लस। हम लोग क्या आंसर देते हैं? पॉजिटिव वाला। तो कोशिश ये करना बड़ा नंबर पहले लिखना, छोटा नंबर बाद में, उसी हिसाब से सॉल्व करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा हीट, क्योंकि सारे आंसर वोल्टेज से बन रहे थे और जो वोल्टेज से नहीं बन रहा था वो हीट वाला था, तो हाफ C1 C2 अपॉन हाँ बोल रहे हो, ये तो पहले ही था नालायको, यही पहले था माइनस वाला। तो बोला V2 को माइनस लगा दो तो प्लस हो जाएगा भाई। दोनों फॉर्मूले में V2 की जगह
-V2 लगाया तो जहां V2 है वो -V2 हो गया, -V2 है तो +V2 हो गया। समझ गया? सॉल्व मत करो, ये बताओ कि कौन सा प्लेट कैसा प्लेट से कनेक्ट किया। पॉजिटिव से पॉजिटिव करेंगे तो V1 -V2 होल स्क्वायर आएगा या V1 + V2 होल स्क्वायर? वो माइनस। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। बहुत मेहनत लग गई क्या? थक गए होगे? सी ऑप्शन हो गया, नहीं कर देते हैं। समझ गए? लेकिन सॉल्व भी करना चाहे तो हीट या एनर्जी लॉस का, देखो डिक्रीज इन एनर्जी मतलब हीट, तो हीट का या लॉस का आंसर क्या निकालना है? हाफ C1 C2 अपॉन इंटू ये C/2 हो जाएगा। सताक्षी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? सताक्षी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था आपसे, देखना है। C/4 V1 - V2 होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए इसमें एक कैपेसिटर C है जो V वोल्टेज से कनेक्ट। सताक्षी डिस्टरबेंस आ रहा है ना, म्यूट हो जरा। सर म्यूट तो मैं। नहीं, आप म्यूट नहीं हो, म्यूट हो जाओ, क्योंकि उधर से आपके तरफ से कुछ आवाज आ रही, डिस्टरबेंस। अच्छा। मैं म्यूट कर दूं? हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, जब भी डाउट पूछना होगा तो अनम्यूट होके पूछ लेना। ये लिखा है कि ये कैपेसिटर C वाला V पे है, 2C वाला 2V पे है, तो कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा लग रहा है? जब 2C वाला 2V पे है तो उसका चार्ज तो 4CV हो गया ना, उसको पहले लिख दो, दूसरे वाले को बाद में। कॉमन वोल्टेज निकाल लोगे कैसे? कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? करो करो। तो 2C इंटू 2V, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 + C2। क्यों भाई, आंसर क्या आया? बहुत मुश्किल होता है। 2 इंटू 2 4, सुना है कभी? तो फाइनल वोल्टेज भी आ गया। अब मैं फाइनल एनर्जी कैसे निकालूं? तो हाफ CV² में दोनों को वोल्टेज भी दे दो ना भाई। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भैया, दिमाग पे जोर डालो। फाइनल एनर्जी, फाइनल दोनों का वोल्टेज क्या है? V है। हमने माइनस क्यों करा यहां? सवाल में लिखा है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। उल्टा कनेक्ट कर रहे, उल्टा कर रहे तो माइनस करेंगे, सेम करते तो प्लस। समझ गए क्या? यही खेल है, एक दो ही खेल चल रहे हैं इसमें। देखो 3-4 फॉर्मूले हो रहे हैं, 2 ही फॉर्मूले इनफैक्ट बन रहे हैं, एक वोल्टेज का, दूसरा हीट का। वोल्टेज आ गया तो फाइनल चार्ज और फाइनल एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है क्या? लेकिन बार बार करने से ही ये याद होते हैं सब रिजल्ट। आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, हो गया। कौन सा आया? बी आ गया, वेरी गुड। अब इसमें कोई एनर्जी नहीं निकालनी है। ये सवाल बस 4 ऑप्शंस दिए हैं, मल्टीपल करेक्ट है। केवल यही नोटिस करना है कि क्या हो रहा। फाइनल आंसर है ये इंटरमीडिएट आंसर नहीं है। देखिए क्या है,
सवाल में जल्दी जल्दी बताता हूं। ये 2V0 का बैटरी है, पहले स्विच S1 क्लोज करके चार्ज होने दिया, ये दोनों स्विच ओपन है, केवल फोटो पे ध्यान दो। अगर स्विच S1 क्लोज करूं तो कौन सा कैपेसिटर चार्ज होगा, C1 या C2? केवल C1 चार्ज होगा, किस वोल्टेज पे चार्ज होगा? 2V। करेक्ट, यानी C1 चार्ज होगा, 2V0 वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैंने चार्ज होने के बाद S1 वाला स्विच वापस ओपन कर दिया तो जो चार्ज आ गया फिर वो हटता नहीं है, ठीक। तो S1 क्लोज करके S1 को रिलीज करने के बाद C1 पे कितना चार्ज है, 2V0 उसका C1 कौन सा प्लेट C1 पॉजिटिव है, अपर या लोअर? हाँ, अपर। क्योंकि इधर ऐसे अपर प्लेट हायर पोटेंशियल वाला दिख रहा है तो उधर से पॉजिटिव आएगा, समझ गए? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन ये ऑप्शन सबसे बाद वाले हैं, तो अभी S1 क्लोज किया फिर हटा दिया S1। S1 अगर ओपन कर देंगे तो ये बैटरी सर्किट से गायब हो जाएगा, खत्म हो गया है बैटरी का काम। अब S2 क्लोज करेंगे तो क्या होगा, C1 और C2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। C2 पे पहले से चार्ज है क्या, C2 पे, नो सर। लेकिन C1 पे है। जब एक हायर पोटेंशियल यानी चार्ज कैपेसिटर को एक लोअर पोटेंशियल या जीरो वोल्टेज के कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या आपस में चार्ज फ्लो हो जाएगा, हायर से लोअर जाएगा, यानी C1 का चार्ज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और C2 का थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऐसा होने के बाद S2 ओपन कर दिया, S2 ओपन करने से C1 पे जो चार्ज है वो फिर चेंज नहीं हो सकता, यानी जो रह गया वो चेंज नहीं होगा। अब S3 अगर क्लोज करोगे तो C1 का जो चार्ज आ चुका है बस वही फाइनल चार्ज है। अब मुझे बताओ, अगर इस समय मैं अभी आधा ही सवाल किया है, अभी S3 नहीं करा, लेकिन इस समय कोई पूछे चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0, ये सही आंसर होगा कि गलत? गलत। गलत क्यों होगा? कुछ मूव कर गया है C2 क्योंकि वो तो S1 को क्लोज करा था तब था, फिर जब S2 को क्लोज करा तो इधर से थोड़ा चार्ज निकल के C2 पे जरूर गया होगा क्योंकि C2 खाली है यस और C1 भरा हुआ है, समझ गए क्या? अच्छा, दूसरी बढ़िया बात क्या है कि ये C1 और C2 दोनों के वैल्यू बराबर है, मतलब आइडेंटिकल। आपको मैंने बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया था कि दो बिल्कुल बराबर स्फीयर हो, आइडेंटिकल, ऐसे टच करा के अलग कर दे तो किसको ज्यादा चार्ज मिलेगा? बराबर। दोनों को सेम। आधा आधा हो जाएगा। वैसे भी हम C1 प्लस C2 से डिवाइड करेंगे तो 2C से डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। खेल समझ गए क्या? इस पे कितना चार्ज है क्लोज करने से पहले, 2CV0, और इसको कितना चार्ज है क्लोज करने से पहले? 0। 2CV0 और 0 टोटल चार्ज कितना हो गया? 2CV0 प्लस 0, इतना टोटल चार्ज है। और दोनों कैपेसिटर बराबर है, यानी कनेक्ट करने के बाद दोनों को बराबर ही मिलना है। तो क्या यहां, मतलब अभी मैं फाइनल अगर लिखूं तो C1 का फाइनल चार्ज CV0 अपर प्लेट पॉजिटिव, और C2 का भी अपर प्लेट पॉजिटिव और इसका भी CV0 चार्ज है। ये तब है जब S2 क्लोज कर दिया है, लेकिन S3 अभी क्लोज नहीं किया है। अब S2 अगर ओपन कर दें तो इनके चार्ज अब चेंज नहीं होंगे जब तक S3 क्लोज ना करे। C1 का तो बदलेगा ही नहीं, C2 का तो बदलेगा क्योंकि C2 अभी बैटरी से कनेक्ट होना है, लेकिन C1 वाला कैपेसिटर ना तो अब इस साइड से कहीं कनेक्टेड दिख रहा है और ना राइट साइड में कहीं कनेक्टेड दिख रहा है, वो तो अलग ब्रांच हो गया। ठीक है, तो मतलब तोड़ के आप ऐसे कैपेसिटर बाहर रख दीजिए, जितना चार्ज है वो चार्ज चेंज, क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता है नहीं अब। तो बताइए फाइनल चार्ज ऑन C1 कितना हो गया है, और अपर प्लेट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ए ऑप्शन और बी में से कौन सा सही है? बी सही हो गया, करेक्ट। नहीं नहीं, अभी S3 भी क्लोज कर रहे हैं। सर ये कैसे पता चला कि अपर प्लेट पॉजिटिव है? नहीं देखो, ये बैटरी को देख के पता चल गया, बैटरी ऐसा है। यस सर। तो अगर मैं ऐसे C1 से जब कनेक्ट कर रहा था बैटरी को, तो बैटरी का हायर पोटेंशियल प्लेट ये है, लोअर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो प्लेट पॉजिटिव होगा। और जो नेगेटिव से होगा, समझ गए क्या? साइन ऐसे पकड़ में। अच्छा, यस। अब C2 वाले को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी में देखो अब थोड़ा अलग हो गया। इनिशियली ये प्लस और ये माइनस था, ये इनिशियल है, इनिशियल पिक्चर है, और ये CV0 है।
और ये बैटरी खुद वी नॉट की है, लेकिन इस बैटरी के हिसाब से इस कैपेसिटर में कौन सा प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये बैटरी के हिसाब से। लोअर क्योंकि ये बैटरी का देखो, ये नीचे वाली डंडी थोड़ा बड़ी लग रही है और ऊपर वाली थोड़ा छोटी है, तो नीचे पॉजिटिव प्लेट है, उधर से पॉजिटिव चार्ज किसको होना चाहिए फाइनली, वोल्टेज अभी भी बाद में भी वी नॉट रहेगा लेकिन बदल जाएगा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बैटरी ने कितना चार्ज भेजा होगा इस कैपेसिटर पे जिससे कि उसका प्लेट नीचे वाला पॉजिटिव हो जाए, C2 V नॉट, हाँ जी, C2 V नॉट, हाँ मतलब 2CV नॉट, 2CV नॉट क्यों, सर इस negative प्लेट है का क्या? चार्ज -CV नॉट है, बदल के +CV नॉट बनाना है, समझ गए क्या, -5 पे बैठा है और तुम्हें +5 बनाना है, तो +5 चार्ज भेजोगे तो 0 ही हो जाएगा फिर, करेक्ट है क्या। बट अगर ये पूछा होता कि इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया तो आंसर हो जाता 2CV नॉट। नहीं समझे, लग रहा बहुत डिफिकल्ट बात हो रही है डिस्कस। चलिए ये एक बार और प्लेट बताओ। नीचे वाला नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इस पहले C2 वाले कैपेसिटर को C1 वाले कैपेसिटर ने चार्ज किया, C1 वाले कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज भेजेगा तो C2 वाले कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से C1 से जब चार्ज C2 पे गया तो अपर प्लेट पॉजिटिव हो गया और लोअर प्लेट नेगेटिव हो गया। फिर मैंने स्विच ओपन कर दिया यानी ये हट गया, अब C1 से चार्ज नहीं आ सकता, अब किसकी बारी, बैटरी जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे बैटरी अपने हिसाब से चार्ज करेगा। बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस ये है, कैपेसिटर जब चार्ज करता तो अपना वोल्टेज चेंज होने नहीं देता, समझ गए क्या, उल्टा बोला गया, बैटरी जब चार्ज करता है तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, कैपेसिटर से जब चार्ज आता है तो जहां से आ रहा है उसका वोल्टेज डिक्रीज करता है, जहां जा रहा है उसका इंक्रीज होता है। यहां पे बैटरी से चार्ज निकल के कैपेसिटर की तरफ जाएगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो चेंज होगा लेकिन बैटरी का वोल्टेज नहीं, तो फाइनली जो भी बैटरी का वोल्टेज है वही कैपेसिटर को मिलेगा और जिस तरह का ओरिएंटेशन है वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से बाद में नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, सही है कि गलत, फाइनली बताना है। नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो अपर प्लेट कैसा, सही है, हाँ कंफ्यूजन क्या मुझे नहीं पता। देखो अभी मैंने क्या ये भी आपको बताया कि यहां से कितना चार्ज निकलेगा, हाँ लेकिन दोनों पे हमेशा बराबर इक्वल एंड, दोनों प्लेट पे हमेशा ऐसा कभी कहेंगे नहीं कैपेसिटर पे कि सर एक प्लेट तो +10 की है लेकिन दूसरी 0 की है, ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं होगा। अगर एक +10 है, समझ गए, तो ये 3CV प्लेट, नॉट होगा, हाँ जी, 3CV नॉट होगा ऊपर। यहाँ पे जो चार्ज है वो मैंने ही लग रहा ओवर एंथुजियाज्म में आपको कंफ्यूज कर दिया, मैं और सिंपल बनाता हूं। मैंने सोचा आप लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पे पूछने लगा कितना चार्ज आएगा कितना चार्ज आएगा, तो और घबरा गए आप लोग। इसको सिंपल रखो, एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी V0 की है, इस कैपेसिटर पे पहले से कितना चार्ज था इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी फाइनली इसको कितने वोल्टेज पे ले आएगी, इस पे 100 V0 चार्ज हो, 100 V0 का वोल्टेज हो, बैटरी को उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी वोल्टेज पहले से उससे फर्क नहीं पड़ता, बैटरी उसको कितने वोल्टेज पे ले आएगा V0, और जैसा बैटरी का पोलैरिटी है वैसा ही पोलैरिटी इसको मिल जाएगा। तो इसके कौन से प्लेट का साइन पॉजिटिव दिखेगा, बैटरी का जो प्लेट पॉजिटिव है उसी प्लेट से कनेक्टेड प्लेट पॉजिटिव दिखेगा, और इस पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा, और दूसरा जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है वो प्लेट और उस पे कितना चार्ज होगा, ऐसे ही बोलना है बस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जोश में क्या पूछा आपसे कि ये प्लेट तो पहले नेगेटिव था,
अब वही प्लेट पॉजिटिव दिख, ये सवाल का जवाब खत्म हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है। मैंने आगे का सवाल पूछ लिया कि जो प्लेट पहले नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बैटरी ने कितना चार्ज भेजा होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर पहले से CV0 था, 2CV0 बैटरी ने भेज दिया तो 3CV0 हो गया। नहीं भाई, पहले वो प्लेट -CV0 पे था, बैटरी ने 2CV0 भेज के माइनस से उसको +CV0 बना दिया। फाइनल आंसर तो CV0 ही है, लेकिन कौन सा प्लेट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है वो आपको बैटरी के टर्मिनल्स को देख के जज कर लेना है। समझ गए? एक कैपेसिटर को हमने V2 के बैटरी से चार्ज कर दिया, फिर इस कैपेसिटर को हटा लिया और फिर इसी कैपेसिटर को V1 के बैटरी से चार्ज कर दिया। ये कैपेसिटर CSC है। तो जब बाद में हमने V1 के कैपेसिटर बैटरी से इसको चार्ज किया तो ये बाद में इसका चार्ज V1 के बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखेगा, उसमें V2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। तो तुम कहोगे V2 कुछ करा ही नहीं था। अरे कराओ नहीं कराओ हमें नहीं मतलब है, फाइनल वोल्टेज इसको क्या रहेगा V1। इसको फाइनल V1 के बैटरी लगा दिया तो कितना वोल्टेज रहेगा V1। कौन सा प्लेट पॉजिटिव रहेगा? लोअर वाला पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला। लेकिन सर पहले तो V2 ने ये कर दिया, V2 ने क्या कर दिया पहले से, उससे फर्क नहीं पड़ता बैटरी को। बैटरी V1 की है तो V1 दे देगी, बैटरी V3 की है तो V3 दे देगी, जैसा प्लेट। समझ गए क्या? लेकिन नॉर्मली जब दो बार ऐसे चेंज होता है तो दोनों में कनेक्शन बनाने के लिए कुछ सॉल्व करने को दिया जाए, पूछ लेते हैं यहां से यहां करने पर बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया। तब आप कहते हो कि चेक करो कौन सा प्लेट पॉजिटिव है और कौन सा। जैसे हम पहले चेक करें तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव है, यानी नीचे वाले प्लेट पे कितना चार्ज है -C2V2। -C2V2 वाले प्लेट को अब बाद में जब हमने देखा तो ये प्लेट कैसा हो गया +C1V1। ये नंबर लाइन है, ये 0 है। -C2V2 को +C1V1 करने के लिए तुम कितना ऊपर लेके आ रहे हो भाई? तो पहले C2V2 बढ़ा रहे हो फिर C1V1 बढ़ा रहे हो। समझ गए क्या? -3 से +5 बनाने के लिए कितना चार्ज दोगे? तो -3 में +3 दोगे तो 0 होगा पहले तो, और फिर और 5। लेकिन किस प्लेट को देंगे? अरे वो दोनों को अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने तो एक तरफ से भेजा ना ना, कभी भी ये सर्किट ओपन नहीं होता, ये क्लोज। इधर से जो गया उसने इस प्लेट को चेंज किया, सेम चेंज यहां पे हो गया और वही चार्ज वापस आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो ज्यादा सोचो नहीं, बहुत सिंपल चल रहा है। तो यहां पे जब जैसे अगर C2 का फाइनल चार्ज पूछा गया और मुझे समझ में आ गया कि C2 वाला चार्ज तब बनेगा जब S3 क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में फाइनल लिखा हुआ है S3 इज प्रेस्ड, S3 इज प्रेस्ड, S3 क्लोज कर दिया। तो इस C2 के साथ कौन कनेक्ट हो गया? जैसे ही V0 का बैटरी कनेक्ट हो गया, C2 पे फाइनल चार्ज क्या हो गया? C2V0 और -C2V0। लेकिन किस प्लेट का पूछा है वो सवाल पढ़ के हमको आइडिया लगेगा। तो पूछा है चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 और चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2। समझ गए क्या? तो ये ऑप्शन सही हो गया। एक फॉर्मूला और बना रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि इस पे सवाल आ गया तो आ गया। मतलब कभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ये आ भी गया है। ये एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है, इसलिए आ भी सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल क्या यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में स्लैब भर रहे हैं, लेकिन स्लैब रखने से पहले इसके सरफेस का डेंसिटी +σ, और अगर मैं बोलूं व्हाट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर तो आपको केवल पॉजिटिव वाला ही आंसर बोलना है, नेगेटिव नहीं। ऐसे नहीं बोलना +σ -σ, ऐसे नहीं बोलना है। +σ को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे चार्ज +q, और तो सवाल पढ़ लेना, या तो सिग्मा के बारे में क्वेश्चन होगा या फिर चार्ज के बारे में सवाल होगा। पूछा गया है उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है? दो चीजें हैं। फिर बीच में हमने ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, लिखा हुआ है कंप्लीटली फिल्ड है।
यानी पूरी जगह को स्लैब से भर देंगे। स्लैब से भर देने पर देखो चार्ज दे दिया है ऑलरेडी। क्या इसमें बैटरी कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं है। तो मतलब कहीं से सर्किट क्लोज है क्या? नहीं है। तो और चार्ज हम भेज नहीं रहे हैं, यानी जो चार्ज है वो वही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, रटने नहीं है आंसर इसके, ठीक है। चार्ज क्यू है और स्लैब इंसर्ट कर दिया, ये स्लैब है। अब स्लैब पे पोलराइजेशन की वजह से इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आपको याद है पोलराइजेशन? एटम ऐसे थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइड पोलराइजेशन आ जाएगा। लेकिन पोलराइजेशन और इंडक्शन में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब शब्दों में। इंडक्शन यूजुअली मेटल्स में होता है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मेटल के सामने मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं तो सामने वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर टच करा दूं तो मेटल इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, सरफेस पे फैला देगा। समझ गए क्या? मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं मेटल पे। अगर कोई भी चार्ज बॉडी टच करोगे तो चार्ज बॉडी का चार्ज निकल के मेटल पे चला जाएगा। ये जो स्लैब्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, ग्लास होते हैं, माइका, सैंड, पानी, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो स्लैब है ये कंडक्टर नहीं है, तो ये प्लेट इस स्लैब पे चिपकी रहेगी तो भी प्लेट का चार्ज स्लैब के अंदर नहीं घुसेगा और स्लैब का चार्ज, ये चार्ज स्लैब पे आया कहां से है? ये इसके अट्रैक्शन से बना है। अगर स्लैब हटा देंगे तो ये दोनों चार्ज भी, हाँ, ये डिस्टॉर्ट हुए एटम वापस स्फेरिकल हो जाएंगे, इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो ये तभी आए हैं जब ये इसके अंदर इंसर्ट किया है। तो यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, उसकी वजह से इस पूरे सरफेस पर भी चार्ज आ गया है, ये वाला। इस चार्ज को हम पोलराइज्ड चार्ज, कभी कभी इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि इंड्यूस सुन के बच्चों को समझ में आ जाता है कि अट्रैक्शन से बना है, पहले से चार्ज्ड नहीं है ये बीच वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इसको बाउंड चार्ज कहते हैं। बाउंड इसलिए क्योंकि चार्ज अपना सरफेस छोड़ के मेटल प्लेट को जा नहीं सकता। तो ये स्लैब जो है चिपका हुआ ऐसे है, बिल्कुल स्लैब का सरफेस और मेटल का सरफेस चिपका हुआ है, तो भी मेटल के सरफेस से चार्ज स्लैब के साथ न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। आप ये नहीं कहना सर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज चिपका दिया, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है तो ये दोनों सरफेस चिपके रहेंगे, तो चार्ज अपना ऐसा आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है, अट्रैक्शन से आया। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। हमको इसी चार्ज का वैल्यू निकालना है। किसका? ये जो स्लैब के सरफेस पे अपीयर हो रहा है उसका वैल्यू। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो है जो बहुत टाइम पहले, यानी फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको एक बार इफेक्ट ऑफ मीडियम सिखाया था। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो यहां पे इसको बोल रहे सिग्मा बी और माइनस सिग्मा बी। ये उल्टा साइन मैंने जानबूझ के लिखा है, मतलब साइन नेगेटिव है उसको प्लस सिग्मा भी बोल रहा हूं, ये साइन पॉजिटिव है माइनस, उसी हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। ये चलो कंफ्यूज नहीं करते, हटाओ, ठीक है। ये बाउंड चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बी और बाउंड चार्ज को क्यू बी लिख देता हूं, तो ये माइनस क्यूब हो गया प्लस क्यूब भी हो गया, जो भी मर्जी जैसे भी लिखना लिख देते। देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस का वैल्यू केसी हो जाएगा, ये पता है आपको, ठीक है। फिर लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई बाई के, ये भी हमको आइडिया है, फिर भी कोशिश करता हूं, दोबारा बताता हूं। ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और स्लैब नहीं है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये खाली जगह वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यस सर। अब अगर मैंने यहां स्लैब रख दिया तो स्लैब रखने के बाद ये जगह पर ये जो परमिटिविटी मीडियम है वहां पे के एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्यू बाय। यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर स्लैब भर दिया तो चार्ज भी तो बदल सकता है। चार्ज बदल सकता है, लेकिन चार्ज का कोई कनेक्शन होना चाहिए कहीं से, मतलब समझ रहे हो ना, कोई कैपेसिटर या कोई सोर्स लगा होना चाहिए, वहां से चार्ज एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन जब तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो केवल 2 प्लेट है और चार्ज है, तो चार्ज डाल रखे हैं ऑलरेडी मैंने,
जो चार्ज डाल रखे हैं वही तो चार्ज रहेंगे। अचानक स्लैब रखने से चार्ज उगते नहीं है, इंड्यूस हो सकते हैं लेकिन बढ़ते घटते नहीं है। तो ये Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब ऐसा लग रहा है ना, पहला जो फील्ड है वो E बाई के हो गया। अब यहां पे जो फील्ड बन रहा है E डैश, ये कौन बना रहा है या ये चेंज क्यों हुआ? तो एक बार मैंने आपको सिखाया था कि दो चार्ज को वैक्यूम में रखा, उनके बीच में फोर्स F है, उनको किसी मीडियम में डाल दिया तो किसी एक चार्ज पर फोर्स का वैल्यू बदल के हो गया F बाई के। लेकिन वो चेंज क्यों हुआ? तो आपने बोला जो चार्ज था वो तो लगा ही रहा था, साथ में मीडियम भी लगाने लगा। तो यहां पे जो चार्ज पहले से थे वो फील्ड बना रहे थे E, अब यहां पे उनके अलावा दो और चार्ज अपीयर हो गए तो वो भी कुछ फील्ड बनाएंगे, और सारा फील्ड मिला के कितना हो जाएगा? यानी कि अगर, अब मैं यहां डिराइव कर देता हूं, अगर हम बोले कि Q ने जो फील्ड बनाया और QB ने फील्ड बनाया, QB कौन सा चार्ज बोल रहे हैं? बाउंड चार्ज जो अपीयर हुआ है। और Q कौन सा चार्ज है? जो प्लेट पे पहले से था। वो दोनों मिला के नेट फील्ड हो गया है। अगर ये बाउंड चार्ज नहीं होता तो ये K भी नहीं होता और स्लैब भी नहीं होता, तो चार्ज Q का फील्ड कितना होता? इन्हें चार्ज Q तो बना रहा है E, वो बनाता रहेगा E, बाकी बचा हुआ बाउंड चार्ज बनाएगा, नेट फील्ड हो गया E बाई के। तो मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूं, इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या बाउंड चार्ज के फील्ड का फॉर्मूला E बाई के माइनस ई हो गया? इतना समझ गए? लेकिन कोई भी सिग्मा की लेयर फील्ड बनाती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दो लेयर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो यहां पे लिखा बाउंड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जैसे E का वैल्यू क्या था, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। तो मैं एप्सिलॉन नॉट काट देता हूं, सिग्मा को कॉमन ले लेता हूं। तो सिग्मा बी का वैल्यू क्या आया? सिग्मा इंटू ये आ गया। लेकिन फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिख दिया, इसको पलट दिया। तो उसका रीजन भी यही है, आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। अगर मैं मान लो K का वैल्यू दे देता हूं 3, ठीक है, और ये सिग्मा का सरफेस है, तो मैंने पूछा इसके सामने वाले सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा। तो आपने लिखा सिग्मा इंटू 1/3 माइनस 1। 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -2/3, यानी सिग्मा बी का वैल्यू आ जाएगा -2/3। यहां पे माइनस क्या बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने वाले सरफेस पे पूछोगे तो, और अगर यहां माइनस सिग्मा के सामने वाले चार्ज का, तो यहां माइनस सिग्मा रखेंगे तो प्लस आएगा। तो मैंने आंसर पलट के क्यों लिख दिया? क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर किस सरफेस पे पूछा है ये नहीं लिखा, तो हमें हमेशा कौन सा आंसर ही रिपोर्ट करना होता? पॉजिटिव। तो यहां पर भी मॉड लगा दिया और यहां पर भी मॉड। आप माइनस प्लस के झंझट में मत जाना। और 1/k-1 अगर लिख रहे हो तो आप जो चार्ज रखोगे उसका अपोजिट मिलेगा। तो बोलता है पॉजिटिव प्लेट के कांटेक्ट में जो सरफेस है उसका चार्ज डेंसिटी बताओ। तो आपको पता है पॉजिटिव के सामने वाला पूछोगे तो नेगेटिव आना ही चाहिए, इसमें रखोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन हमें तो मन में पता ही है ना कि नेगेटिव आना चाहिए। समझ गए क्या? तो चाहो तो इसलिए मैं केवल यही वाला फॉर्मूला याद रखता हूं ऐसे में, लेकिन असली में डेरिवेशन में ये क्वेश्चन बनता है। अभी सिग्मा बी की जगह अगर क्यू बी निकालना होगा तो क्यू, ये भी समझ गए होगे। अगर एरिया से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा इंटू, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला बन गया है। ये एक्चुअली ऐसा रिजल्ट आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले। यहां पे लिखते थे चार्ज क्यू का फोर्स प्लस मीडियम का फोर्स इक्वल टू एफ बाई के। तो मीडियम ने कितना लगाया तो आ जाता है F1-1/k। याद आया क्या? 1-1/k ऐसा आया था, है ना? उसी के हिसाब से यहां पे सीखो। लेकिन इस तरह का सवाल डायरेक्टली पूछा जा चुका है, इसलिए ये फॉर्मूले को थोड़ा रखना है दिमाग में। सीधा स्ट्रेट सवाल आता है, देखो सीधा सवाल।
पहले सवाल और इस सवाल में एक थोड़ा सा अंतर है, इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है। चलो, लेकिन थोड़ा माइंड ओपन रखना। मुझे बताओ, 90 माइक नैनो फेरेड का कैपेसिटर है और उसमें स्लैब घुसा दिया, तो उसका कैपेसिटेंस 90 ही रहेगा कि बदलेगा? चेंज सेम होगा। रहता है। अगर कैपेसिटेंस सी में के का स्लैब घुसा दें तो वो सी रहता है कि केसी हो जाए? केसी। केसी हो जाएगा ना, केसी। तो नया कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा। अगर उसको वी वोल्ट की बैटरी लगा दें तो उसमें कितना चार्ज होगा? सीवी। क्यू बाय, आप समझे नहीं। हाँ केसीवी। हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूं, जो क्यू लिखते हैं ना, जैसे इसमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, इंड्यूस चार्ज यानी बाउंड चार्ज, फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू 1 माइनस 1/, ये फॉर्मूला। क्यू की जगह क्या लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू कैपेसिटेंस में क्या लिख सकते हैं? सीवी लिख सकते हैं, लेकिन सी तो बदल गया ना, समझिए ना। तो लोगों का आंसर में जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि वो अंधेरे में चले, क्यू इज इक्वल टू सीवी डाल देंगे, क्यों डाल दोगे? अभी स्लैब आ गया तो सी का वैल्यू तो बदल गया ना, तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिखेंगे? केसीवी। के सीवी, इतना ही तो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, और 1 माइनस 1/k। समझ गए क्या? हाँ, नहीं तो सीधा रास्ता है। तुम मुझे बोल रहे हो सी इक्वल टू क्यू बाई वी कर देंगे सर, तो मैं क्यों कर दूंगा? मुझे तो सीवी बताइए फॉर्मूला। तुम क्यू बाई वी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना वी से। सॉल्व करो जरा। ओ बच्ची, कितना सो रही हो आज तुम? सोए जा रही। पानी है तुम्हारे पास? पियो। नहीं ला, वाटर है, वाटर लिख पढ़ो। ये मैंने लास्ट ईयर बताया भी था आपको। अगर आपका बॉडी हाइड्रेटेड है आपको नींद कम आएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं और 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको ऐसा हो रहा है, आप 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए, 2 ग्लास, और टॉयलेट मत जाइए। 1 ग्लास पानी पीने के बाद आपका उस समय नहीं तो 10-15 मिनट में शरीर बोलेगा कि 1 नंबर, चलते हैं। मत जाओ, कभी नहीं आएगी। बस रोके रहो, किसी तरह से पढ़ते रहो। तो जब बहुत ज्यादा हो जाए तब जाओ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आलस कम आता है। और जिसको टॉयलेट का प्रेशर हो उसको तो कभी नींद नहीं आती। होता है कभी? होता है क्या? टॉयलेट के प्रेशर पे तो नींद, रात में सो रहे होते हैं बड़े गहरा उठ जाते हैं, है ना? अब तो तुम लोग नहीं करते होगे बेड पे कि नहीं सर हम नहीं उठते हैं, एक बार सोए तो सोए, बिस्तर कैसा हो ठीक है। बचपन में होता है ना? अभी अगर रात में सो गए और प्रेशर आ गया तो उठ जाएगा इंसान। सपने वैसे ही आ रहे होते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, है ना? सपने में भी हम टॉयलेट ही ढूंढ रहे होते हैं। है। तो पानी पीजिए, पानी पीते पीते पढ़िए। रात में अगर सोने की ज्यादा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो, अब जैसे जाओगे आप लोग घर जाते ही पढ़ते हो, तो अगर लगातार पढ़ रहे हो, जाते ही घर में पढ़ते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने डिनर में भी 9 बजे कर लिया, 9:30 कर लिया, या 8 बजे भी कर लिया, तो आपको 10, साढ़े 10 बजे या 11 बजे बहुत भयंकर नींद आएगी। किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। अगर आ रही है, जैसे मुझे आती थी, क्योंकि मैं दिन में ही पढ़ता था। आप लोगों की तरह स्मार्ट नहीं था कि रात में पढ़ेंगे। रात में नहीं पढ़ना है। रात में 11-12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ो। उसका कोई फायदा नहीं है कि रात में पढ़ रहे हैं 2-3 बजे तक और फिर अगले दिन 2-3 बजे तक सो रहे। कोई फायदा नहीं है इसका। रात में सो, आपको लगेगा कि आपका
आउटपुट रात में बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं आता है। कुछ कुछ तो है ना लॉजिक की, ज्यादातर दुनिया के काम दिन में चल रहे हैं, सब बिजनेस, बैंकिंग, एवरीथिंग। बॉडी ज्यादा अलर्ट रहती है दिन में हमारी, पता नहीं क्यों। रात में उतनी अलर्ट नहीं रहती, रात में रहती है तुम्हारी तो रहती है अलर्ट। बट कोशिश कीजिए दिन में, क्योंकि एग्जाम भी दिन में ही होंगे। हमारी मर्जी से होंगे क्या कि हम तो रात में 12 से 3 देंगे एग्जाम, ऐसा हो रहा है क्या? तो हमारा बॉडी वैसे ही आदत रहे ना, है कि नहीं? तो आपको 10-11 बजे अगर नींद ज्यादा आती है तो उससे पहले पानी पीना स्टार्ट कर दो, या फिर चाय कॉफी कुछ पीते हैं तो वो रख लो, क्योंकि चाय कॉफी थोड़ा जहर होता है, वो सोने नहीं देता। अगर दूध पिएंगे तो नींद और आएगी, वो बॉडी को रिलैक्स करता है। तो आपको रिलैक्स नहीं होना, और इतनी अच्छी चाय नहीं बना लो कि आहा रिलैक्स हो गए, सो गए। चाय गंदी बनाओ, अगर चाय बना रहे तो उसमें एक्स्ट्रा चाय की पत्ती डाल दो, शक्कर मत डालो, और उसको भर दो थर्मस में। मैंने बताया एक बार, शायद आपको नहीं बताया, थर्मस में भर दीजिए। और थर्मस वैसे वाला होता है ना, जो ऐसे टाइट ढक्कन होता है, ऐसे ही वाला। तो फिर उसको तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पियो। तो शुरुआत पहली बार में पियोगे अच्छा लगेगा, दूसरी बार में उसमें बदबू आती है, बंद रहती है ना, उसमें बदबू आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी बदबू आएगी तो आपको मजा नहीं आएगा चाय पीने में। फिर भी पी लो, सारी नींद ही उड़ जाएगी, मतलब जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि ये क्या है यार, ये जहर है। तो आपके साथ ऐसा हो जाए 2-5 मिनट के लिए आपका ध्यान नींद से हट गया, और फिर आप हाफ एन आवर फिर आगे पढ़ो। मुझे दिक्कत होती थी, मुझे जैसे 10:30 से 11:30 तक मुझे बहुत ही नींद आती थी, और जब पता है कि 11:30 मुझे सोना है तो 11:30 पे ठीक हो जाता था। अब सोने का टाइम हो गया, अब नींद नहीं आ रही। ऐसा होता होगा किसी किसी के साथ कि लेट गया तो नींद नहीं आ रही, अब पढ़ रहे थे तो बिल्कुल। बट यही फाइट मारनी है। किस दिन ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, थोड़ा हाफ एन आवर और खींच दो, टाइम टेबल में एडजस्ट कर लो। बट लंबा रात रात में नहीं पढ़िए, उससे आपका बॉडी थकता है। ये 1.2 आएगा आंसर, आ रहा है क्या? आ गया? यस सर। ये सवाल मैंने 2-3 इंफॉर्मेशन सिखाने के लिए सामने रखा है। पिछली बार में, चलो जो अभी अभी हमने करा ना लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, वैसे ही कुछ चीजें सीखेंगे इसमें। क्वेश्चन में सवाल अच्छा है, लिखा है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D is kept between 2 plates। एक प्लेट तो x इक्वल टू 0 पे है, ये नेगेटिव चार्ज वाली है, और दूसरी प्लेट x इक्वल टू 3D पे है। देखो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट 3D पे है और नेगेटिव प्लेट x इक्वल टू 0 पे है, और स्लैब D थिकनेस का है, और बीच में रखा है, यानी कि 0 से D तक खाली जगह है, हवा है, फिर 3D है, ये 3D, और फिर स्लैब है, और फिर क्या है, यानी पहला D डिस्टेंस एयर है, फिर स्लैब है, फिर एयर है। ठीक, चार्ज Q और माइनस Q है, तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अगर वो E है, तो स्लैब में E नहीं बनेगा। स्लैब में कितना बनेगा? E/K। समझ गए क्या खेल? जो पढ़ चुके हैं वही खेल चलेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख देता हूं, यहां भी E लिख देता हूं, यहां पे E/K। इसमें कोई इंड्यूस चार्ज नहीं निकालना, लेकिन E से E/K हो जाएगा। चलो चारों ऑप्शन से पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। गलत हो गया, चेंज हो रहा है। फिर लिखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव प्लेट से। अच्छा ये बताओ, दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा प्लेट है? अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस से ही कैपेसिटर चार्ज होता है, गंदी बात नहीं करो। पोटेंशियल डिफरेंस तो E इंटू डी फॉर्मूला लिखा ही था हमने। सर +Q। कौन सा प्लेट हायर पोटेंशियल पे है? +Q वाला हायर पोटेंशियल, -Q। ये पुराने नॉलेज भी लगाओगे, आपको हर चीज याद नहीं रखनी होती, लेकिन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। चले
ये लोअर पोटेंशियल प्लेट होता है हमेशा, ये हायर होता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस को ही वी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं, तो चार्ज प्लस सीवी और माइनस सीवी बोलते हैं। खैर, तो ये लोअर पोटेंशियल प्लेट है और ये हायर पोटेंशियल है। आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से, तो अगर मैं 0 से 3D की तरफ जाऊं तो हम फील्ड के अपोजिट चल रहे होंगे कि फील्ड के डायरेक्शन में? फील्ड के अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो मैं 0 से 3D जाऊं तो बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हमको लॉजिक भी दिख रहा है इसमें कि ये लोअर है ये हायर है, तो लोअर से हायर जाओगे तो बढ़ जाएगा। समझ गए क्या? तो अगर पहला वाला प्लेट मान लो 10 वोल्ट है, तो दूसरा वाला ये जो प्लेट है 3D वाला, ये 10 से बड़ा नंबर दिखेगा या छोटा? बड़ा नंबर दिखेगा। समझ गए क्या? हाँ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, ये ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर चलता है, बस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अपोजिट चार्ज उसके फील्ड को डिक्रीज करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज कभी फील्ड को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक Q1 है, Q2 को फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन, हमने ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो अब नेट फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन। पहले लग रहा था 100, वो कम हो जाता है, लेकिन कम होता है, रिवर्स नहीं होता कभी। समझ गए क्या? वो -50 नहीं हो सकता, वो कम हो जाएगा। तो ये E है, E से E बाई, ये -E/k कभी नहीं होता। ये क्या है? E/k है। फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। बोलो, फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो हम कह, हाँ 0 से 3D जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, तो बढ़ ही रहा है। वैसे भी हर जगह फील्ड के अपोजिट चलेंगे बढ़ जाएगा। चौथा लिखा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये तो, और एंड भी लिखा है, फिर बाद में कुछ लिखा भी नहीं। एंड क्यों लिखा है? जो भी, फिर देन अगेन इंक्रीजेस ऐसा हो जाएगा, पहले इंक्रीज करा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/k हो गया तो ये डिक्रीज ना कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल चेंज होता है? चेंज होता है। जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा चेंज होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे कम चेंज होगा। तो देखो एक ग्राफ है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसका, पोटेंशियल का, 0 से 3D तक, और D 2D 3D 3 बना देते हैं, तो यहां मान लो पोटेंशियल का वैल्यू जो भी था इनिशियली, 0 से D तक पोटेंशियल बढ़ गया, तो D से 2D में भी पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल बढ़ने का स्पीड थोड़ा कम होगा, यानी कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड कम हो गया, पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। कुछ समझेगा? यहां पे अगर 10 वोल्ट बढ़ गया, हो सकता है यहां पे 5 वोल्ट ही बढ़े। और फिर तीसरे वाले पार्ट में कितना, ये पहला और तीसरा सेम है, बीच में थोड़ा स्लोप कम है, ठीक है ना? ठीक है। अरे अब ये 1-2 पॉइंट और हैं। ये हमारा केस नंबर 3 है, जो मैंने बोला आज 3 चीजें हमको पढ़नी होती। एक होता है कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दे, वो हमारा कहानी हो चुका है। और दूसरा बात बोला कि अलग अलग टाइप की स्लैब भरेंगे तो क्या होगा, वो अभी करेंगे, वो बाद में करेंगे। और तीसरा पार्ट है कि कैपेसिटर में कुछ चेंजेस लाएंगे, और वो चेंज 2 तरह के होंगे। बहुत ही सिंपल है, 5-10 मिनट इसमें लगेगा। इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स, और पूरा भर रहे हैं। और यह लिखा है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, यानी जब स्लैब रखेंगे तो बैटरी, देखो इसमें 2 कहानियां बनाएंगे। स्लैब भरते समय या तो बैटरी कनेक्टेड होगा, या फिर बैटरी हटाने के बाद स्लैब भरेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब बैटरी कनेक्टेड रहता है तो बैटरी अपना वोल्टेज ही कैपेसिटर को देता है। अगर बैटरी V वोल्ट की है तो कैपेसिटर में स्लैब रखने से पहले भी कैपेसिटर का वोल्टेज क्या रहेगा, और स्लैब डालने के बाद भी। कुछ समझ में आ गया? कैपेसिटर में पहले से कितना चार्ज है, कितना कैपेसिटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी कैपेसिटर को 5 वोल्ट का बैटरी लगा दो तो 5 ही वोल्ट देगा उसका। अगर कैपेसिटेंस C1 है तो चार्ज C1 × 5 हो जाएगा।
अगर कैपेसिटेंस C2 है तो 4 C2 इंटू 5 हो जाएगा। सेंस बना क्या? ठीक है, तो 6 बातें मैं आपको इसमें पूछता हूं, मैं खुद ही करके दिखाता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल में आप करना। पहला है कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा अगर हमने ये स्लैब भर दिया, बताओ। केसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, हमने पूछा कि नया वोल्टेज, अब केसी वाले कैपेसिटर पे नया वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड दिस बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दिस कैपेसिटर। केसी में नहीं, केसी मत बोलो ना। जैसे कैपेसिटेंस सी था तो नया कैपेसिटेंस केसी हो गया, पहला वोल्टेज वी था तो नया वोल्टेज क्या हो गया, वी के टर्म्स बोलो। केसी बोलोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन का ही खून कर दिया तुमने कि कैपेसिटी वोल्टेज का आंसर तुम कैपेसिटेंस के टर्म्स में बोल रहे हो, ये तो पाप हो गया ना। वी होगा। हाँ, इसको वी बोलो, समझ गए क्या? पुराना जो सिंबल है वो सी, वी, क्यू, यू, ई, एफ ये सब है, और नए से एफ डैश लगाना है, ठीक है। तो मैंने तीसरा बोला कि नया चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। अब पुराने चार्ज के टर्म से बोलना है, नहीं केसी तो फिर कैपेसिटर फिर खून। के क्यू। हाँ, जैसे चार्ज का फॉर्मूला होता है सीवी, लेकिन सीवी में सी का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया है या कितना हो गया है, के से मल्टीप्लाई, और वी के वैल्यू में क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, तो नया फॉर्मूला हो जाएगा के सीवी। लेकिन सीवी तो पुराना चार्ज है, तो नया चार्ज हो गया के क्यू। कुछ समझे क्या? क्यू डैश क्या है और क्यू क्या है? पुराना चार्ज कौन सा, पहले से पड़ा होता, बास ये पुराना। हाँ, स्लैब रखने के पहले चार्ज था क्यू, स्लैब रखने के बाद देखा तो कैपेसिटर में चार्ज बदल गया, कितना हो गया? सेंस बन गया क्या? सर नया पोटेंशियल V बाय K नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड होती तो बैटरी कितना वोल्टेज मेंटेन रखेगी, वी। ये अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो चुकी थी। एक बार हमने, आज पहला एग्जांपल जो कर रहे थे उसमें कैपेसिटर था, पहले वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड था, फिर उसको हटा दिया, फिर 2V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर पे क्या पहले उससे फर्क नहीं पड़ा, 2V लगाया तो उसने कितना वोल्टेज बना दिया, 2V बना दिया, जो V लगा था तो V बना रहा था। समझे क्या? तो बैटरी जो है वो अपना वोल्टेज मेंटेन रखती है, तुम चाहे ऊपर C1 कैपेसिटर कर दो या C2 कर दो, कैपेसिटर को बढ़ा दो घटा दो, बैटरी कनेक्टेड है तो वो अपना वोल्टेज फिक्स रखेगी। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल Potential. डिफरेंस। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट। मैंने बैटरी का थोड़ा कहानी बताया भी था ना, हॉस्टल है, इधर है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो वो चार्ज मेंटेन रहता है ना, उसका प्लेट्स का चार्ज मेंटेन रहता है, उसका वोल्टेज बदलता ही नहीं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ई डैश। ई डैश मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना बनेगा बिटवीन द प्लेट्स। ई बाई के तब बना था बच्चों जब चार्ज फिक्स था। चार्ज क्यू था, क्यू फील्ड बनाता था, स्लैब लगा दिया। अब आप देखो फॉर्मूला याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन स्लैब रख देंगे तो यहां पे के आ जाएगा कि नहीं, और ये E क्यू होगा। का वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तो आप बोल रहे चार्ज के टाइम्स मल्टीप्लाई हो, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट लिखा, वो भी के से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? E रहेगा। सेम एज बिफोर। या कभी ऐसे v बाई डी सुना है आपने? v क्या है? यस क्या v बदल रहा है? क्या d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बदल रहा है? No, v भी सेम है, d भी सेम है, तो v बाई डी का वैल्यू क्या है? सेम एज बिफोर। तो यहाँ पे e लिख दिया। इसीलिए ये केस करा रहे हैं कि इसमें एक दो आंसर ऐसे होते हैं जो हम एक एग्जाम्पल से पढ़ के आते हैं और वही चिपकाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल ई बाई के लिख रहे थे उसमें चार्ज बदल नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था कि चार्ज बदल रहा, वो चार्ज फिक्स था। चलिए अभी एनर्जी बताना है, स्टोर्ड एनर्जी में क्या चेंज आया। अगर वोल्टेज V हो और कैपेसिटेंस C हो तो कितना एनर्जी होता है? KU होगा। हाफ CV²। और स्लैब KU रखने के बाद V है लेकिन K K मतलब टाइम्स हो जाएगा। बहुत मुश्किल बात होगी लग रहा है। no, sir.
आखिरी पॉइंट है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, एफ डैश इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूं। बहुत अच्छे। के टाइम्स हो जाएगा। के टाइम्स हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है, आंसर है के स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर एफ। उसका लॉजिक ये है, ये ट्रिक सवाल है। यहां लिखा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। जब मैं आपको पूछता हूं दो चार्ज के बीच का फोर्स बताओ, तो मीडियम का इफेक्ट उसमें लग रहा, आप भूल गए। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो मीडियम स्लैब का इफेक्ट। अच्छा बताओ, पॉजिटिव चार्ज कितना इंक्रीज हो गया, के टाइम्स, नेगेटिव चार्ज भी कितना इंक्रीज हो गया, के टाइम्स। तो यहां पे कितना नंबर आ गया, के स्क्वायर। लेकिन मीडियम का इफेक्ट नहीं ले रहा, क्योंकि प्लेट से प्लेट का आपस का फोर्स पूछ रहा है। तो ऊपर के लिख दिया है के स्क्वायर, नीचे वाला के नहीं लिखा क्योंकि मीडियम का इफेक्ट नहीं ले रहे, तो के स्क्वायर लिख दिया। समझ गए क्या? ठीक है, सेम कहानी है, लेकिन क्या लिखा है, पहले चार्ज कर दिया फिर बैटरी हटा दी। अब जो चार्ज पहुंच गया, आ रहे क्या? अरे आइए सर, आइए आइए, 2 मिनट आइए, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, आइए आइए। मैंने बोला हुआ नहीं, आ जाइए बच्चों। मोहित सर है हमारे बीच में, हमारे सीईओ हैं सर, वेलकम। और मैंने अभी बताया था कि मोहित सर आए हुए हैं और आप लोगों से मिलेंगे, तो ये आपकी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बोले मिलेंगे तो कुछ बातें हम भी करना चाहेंगे। ये ले, उधर बच्चे ऑनलाइन भी हैं एक्चुअली। अच्छा, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जेई का बैच है, नीट का बैच है? ये नीट का बैच है। अच्छा, ओके। तो पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? एवरीथिंग फाइन? यस सर। ऑल आर कॉन्फिडेंट? दिन में Yes, कितने sir. घंटे पढ़ाई करते हो? हाँ, क्लास के अलावा कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको? 6 घंटे डेली? क्लासेस के अलावा 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हो? ओके, वेरी गुड। अच्छा, स्कूल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ओके ओके। सो टेल मी, अभी करेंटली अभी जो अभी आपका ऑफलाइन शुरू हुआ है क्लासेस, आप ऑफलाइन कब से अटेंड कर रहे हो यहाँ पे क्लास के अंदर? स्टार्टिंग से ऑफलाइन ही है? स्टार्टिंग मतलब मार्च से, अप्रैल से, और लास्ट ईयर पूरा ऑनलाइन अटेंड किया है? ऑफलाइन? ठीक है ठीक है। तो मतलब आपका 11th का भी सिलेबस आपने ठीक से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि घर बैठ के पढ़ाई की है? ओके। तो आपके साइड से एनी इश्यूज आपको जो लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, नहीं हो रहा है? हाँ, ऑफलाइन टेस्ट, नीट के लिए ऑफलाइन टेस्ट, चलो ठीक है। और क्या? हाँ, नीट वाले तो 11 आप जो अभी तक जो सिलेबस हुआ है उसके आपको रिवीजन टेस्ट चाहिए? 11th के वही ना जो टॉपिक्स हो चुके हैं? ठीक है ठीक है, तो ऑफलाइन टेस्ट चाहिए आपको। ठीक है, एनीथिंग एल्स? बाकी सब ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे जो मॉड्यूल सॉल्यूशन सर वेबसाइट में आता है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, ओके। तो सर वो अवेलेबल करा दीजिए। मॉड्यूल के एक्सप्लेनेटरी आंसर्स? यस सर। ओके। हाँ, तो ऐप में अभी कुछ लिमिटेशन है। ओके। एक तो जो टेस्ट ले रहे हैं अभी आप, थोड़े टाइम तक एटलीस्ट आप ये समझ ले कि अगले 2 हफ्ते तक आप टेस्ट ले रहे हैं तो ब्राउजर पे लीजिए, तो आपका टेस्ट का एक्सपीरियंस अभी तो एनीवे नीट में हम ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे तो इशू नहीं आएगा। मगर घर पे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं
ओके और अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक भी डालेंगे प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन के अंदर, तो वो आप ब्राउजर पे कीजिए अभी के लिए 2 हफ्ते के लिए। ओके उसके बाद आप ये समझिए कि जून के अंदर 15 जून के बाद वो ऐप पे भी ठीक हो जाएगा, और अभी ब्राउजर पे वो बेटर रहेगा आपका। ओके तो आप जब ये एक्सेस करेंगे, अगर आप टैबलेट पे भी एक्सेस करें तो उसमें ब्राउजर मोड रहता है, आपको पता होगा। हाँ हाँ राइट, तो ब्राउजर मोड पे अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा उसके अंदर। ओके iOS पे भी आप कर सकते हैं, मगर आप ब्राउजर के थ्रू, ऐप के थ्रू नहीं इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर, यस सर पोर्टल पे टेस्ट शेड्यूल भी शो नहीं होता है। टेस्ट शेड्यूल, यस सर। टेस्ट अभी अनाउंस होता होगा तो आपको उस पे एक मिल जाता होगा नोटिफिकेशन, मतलब आपका टेस्ट अपकमिंग टेस्ट में आता होगा टेस्ट। सर बट उसमें सिलेबस शो नहीं होता है। सिलेबस शो नहीं होता है, ठीक है ठीक है ओके। नॉर्मली क्या होता है हाँ, हमारे पास मंथली टेस्ट सिलेबस का शेड्यूल आता है, तो हम इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। पर वो किसी का अगर नहीं है या कोई मोबाइल चेंज हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो वो पोर्टल पे नहीं दिखता। ठीक है, मगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, राइट? Individually भेज रहे हैं हम लोग। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ ठीक है। आपको अभी कितने 5 मॉड्यूल मिले होंगे, राइट? फिर अभी 5th मॉड्यूल आपको मिला होगा अभी, ठीक है। हाँ 12th में एक ही मिला है, तो आई थिंक नेक्स्ट मॉड्यूल भी आपको अभी जून के अंदर मिल जाएगा। ओके मे बी आई थिंक अगले 2 हफ्ते के अंदर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा इसके अंदर। और बताइए। ओके तो मेनली जो मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक ऑफलाइन टेस्ट इज व्हाट इज देयर। और कुछ इश्यूज हैं आपके इसमें? 720 मार्क्स का एक भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग जून से ही आपके सब टेस्ट ऑफलाइन कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अप्रैल में आपने कोई भी ट्यूटोरियल सेशन अटेंड किया है? अभी तक नहीं किया है, ठीक है ठीक है सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो वैसे और- मैंने एक लिया था, लेकिन हाँ। फिर ये लोग नहीं थे क्योंकि दे वर अटेंडिंग सम अदर क्लास। ओके बाहर पढ़ते मारते हैं। और आपके जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, ओके जो भी ऑफलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, आपको ये नीड रहती है कि अगर कुछ रिवाइज करना है तो अगर केटी सर का कोई लेक्चर हुआ है तो आप फिर से बाद में जाके देख सकें। ओके बट आप लोग जैसे कुछ लास्ट ईयर आपने कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं या सब लाइव ही देखे हैं? देखें तो आप किस टाइप के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लगता है आपको बेनिफिट होंगे? पूरे जैसे अगर लेक्चर ले रहे हैं फिजिक्स का, तो एक एक लेक्चर आपको चाहिए या चैप्टर समरी आपको मिल जाए कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया तो उसके शॉर्ट में आप देख रहे हैं? पर्टिकुलर टॉपिक का भी मिलता चलेगा, आपको सारे चाहिए? Yes, sir. आप हाँ यस सर। हाँ 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 बट मुझे बताइए, अगर पूरा जितना भी आपका सर आवाज lecture चल रहा क्लियर है, नहीं है। पूरे अगर लेक्चर्स पूरे आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ओके अगर सब पूरे रिकॉर्ड मिलेंगे तो आप उसमें से ढूंढेंगे कैसे? मतलब इतने सारे लेक्चर्स हो रहे हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, डेट वाइज देखना पड़ता नहीं है। लेक्चर नोट्स तो आपको अपलोड मिल जाते हैं, राइट? लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं। हाँ तो क्या कर रहे हैं कि जो लेक्चर हो रहा है, हाँ नॉर्मली इसमें टैगिंग भी कर दे रहे हैं कि इस लेक्चर का ये नंबर था और इसमें क्या-क्या सब टॉपिक्स पढ़ा है। कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक पढ़ना है तो लेक्चर देख, तो वो ये लोग ढूंढ लेते तो अगर आपको लेक्चर जो जैसे अभी केटी सर ने लिया या मिश्रा सर ने लेक्चर लिया है, वही लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग विद द बोर्ड एंड द ऑडियो, वो आपके लिए काफी रहेगी, राइट? हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग विद ऑडियो मिल जाए, राइट? अच्छा नहीं मगर हर क्लासरूम में वो फैसिलिटी नहीं होगी शायद ना, अभी हर में है, हमारे यहाँ सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है तो ये वाला इशू है
हाँ हाँ यहाँ पे हर लेक्चर पोर्टल में जा रहा है, रिकॉर्डेड इनको बैच वाइज मिल रहा है, ठीक है तो यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं है। ठीक है स्ट्रगल ये है कि हम इनको एक ये दे सकते हैं चैप्टर समरी वाला, ठीक है ठीक है जब एंड में हम रिवाइज करें तो एक लेक्चर हो, हाँ 2 घंटे में सारा टॉपिक ठीक है। कवर करते हैं। और पार्टी तो आपका जब ही नीट अगले जून जुलाई में आपका नीट का स्कोर आ जाए। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जो आपको मटेरियल मिल रहा है, मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, ओके, उसमें आप उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ, आपको मॉड्यूल्स का प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सफिशिएंट हैं? हाँ, आप वो कंप्लीट कर पा रहे हैं? और आप लोग डीपीपी करते हो या नहीं करते हो? हाँ, डीपीपी कर रहे हैं, राइट? मॉड्यूल के नोट्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। ओके। ठीक। और 12th बोर्ड के लिए आपके माइंड में कुछ प्रेशर है? नो सर। स्कूल के एग्जाम्स जो होते हैं, नहीं तो अभी तो आपका जो पढ़ाई हो रही होगी उसमें आपका 12th बोर्ड और एंट्रेंस दोनों ही कवर हो रहा होगा, राइट? अलग से आपको 12th बोर्ड के लिए कुछ जरूरत है? टेस्ट भी नहीं चाहिए बोर्ड के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल काफी है। अच्छा, ओके। हाँ, अभी वो भी कर रहे हैं प्लान कि बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर्स उनको अलग से दिए जाए। ठीक है, तो आपके नीट के तो ऑफलाइन टेस्ट वी विल स्टार्ट एट द अर्लीस्ट फ्रॉम जून इटसेल्फ, ओके? सो आई थिंक दैट शुड टेक केयर ऑफ bulk of your requirement, and modules also you will get the next module in June. I think इसके बाद टोटली 3 मॉड्यूल और हैं, एक जून में मिल जाएगा आपको, एक जुलाई एंड तक मिल जाएगा और एक अगस्त एंड तक मिल जाएगा। So your entire study material will be there by August end with you for this. ठीक है स्टूडेंट्स? मॉड्यूल सॉल्यूशन भी ऑन करवा दीजिएगा। हाँ, मॉड्यूल सॉल्यूशंस भी हम ऑन करवा देते हैं इसके अंदर, राइट? ओके, ठीक है, ओके किड्स, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो भाई बच्चों, ये जो सेकंड एग्जाम ये है, बस इसको आपको होमवर्क ही कर दे रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन इतना खुश मत हो, अभी बहुत सारा होमवर्क है आज। ये वाला केस में बैटरी हट गई है, बैटरी हट गई तो क्या चीज नहीं बदलेगा? वोल्टेज तो बैटरी लगा था, वोल्टेज नहीं बदलता था, चार्ज नहीं बैटरी हट, वोल्टेज तो पोटेंशियल है, बैटरी हट गई तो क्या नहीं बदलेगा? चार्ज नहीं बदलेगा। यस सर। समझ गए क्या? क्यों? क्योंकि चार्ज आने के रास्ते में अब तो ओपन सर्किट है ना भाई, अब यहां से चार्ज ना तो भेज सकते हो। समझ गए क्या? आपने मोटर हटा दी टंकी भर के, फिर तो जो पानी है वो भी गायब हो जाएगा क्या? मोटर खा जाएगी पानी? कहां जाएगा पानी? पानी रहे और मोटर हट गई तो अब पानी बाहर और अंदर नहीं जा सकता, फिक्स हो गया। तो इसमें कितने पॉइंट्स लिखोगे? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। एक सवाल ये, रुक जाओ, सेम कहानी है बट इसमें स्लैब इंसर्ट नहीं कर रहे, इसमें भी 6 पॉइंट्स भरने हैं, बस बैटरी
तो इस कैपेसिटर के प्लेट का गैप k टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर d की जगह k इंटू डी हो जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू by क्या हो K. जाएगा यहाँ पे? C बाई के। आप समझ रहे, पहले KC कर रहे थे, अब C बाई के बैटरी कनेक्टेड है, तो 6 वैसे ही पॉइंट है। आप थोड़ा दिमाग लगाना भाई। और दूसरा, इसमें भी गैप इंक्रीज करेंगे, लेकिन चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिया है, सेम कहानी। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 18 पॉइंट्स हो गए। 18 पॉइंट्स हैं 3। और इसी पर बेस्ड सवाल है। कितने सवाल हो गए? ये सर्किट लॉस से पहले जितना भी है, क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइम 5 मिनट में जल्दी करें। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.